आज हम करेंगे यहाँ पर एनईपी के क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनईपी के बारे में अब करेंगे। एनईपी आप जैसा कि जानते हैं बहुत ही आपका ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर से लगातार आपके आने वाले जितने भी टीचिंग एप्टीट्यूड एग्जाम्स होंगे, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड है, आपको पता होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द विजन ऑफ एनईपी 2020 इज टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू अ वाइब्रेंट नॉलेज सोसाइटी, स्किल इंडिया, free and compulsory education to the age of 14, या to make every citizen a human capital। जब आप NEP क्या है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में आपका क्या क्या आ जाता है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में आपका आ जाएगा ना सिर्फ आपकी प्राइमरी एजुकेशन, बल्कि आपकी सेकेंडरी, हायर एजुकेशन यानी कॉलेज वगैरह लेवल पे जो करते हैं, पीएचडी वगैरह जो होती है आपकी, मेडिकल, लॉ, जितने भी प्रकार की एजुकेशन आपके देश में की जाती है, उन सभी के ऊपर पॉलिसी बनाई गई है। तो सिर्फ और सिर्फ फ्री और कंपलसरी एजुकेशन 14 वर्ष तक प्राप्त करना, ये इसका यहाँ पर पॉलिसी का विजन नहीं हो सकता। ठीक है, ये विजन जो है, एक पॉलिसी जब आप बनाते हो वो काफी विस्तृत होती है, बहुत सारे एस्पेक्ट्स को लेती है। तो यहाँ पर ये जो आपका पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव या विजन कह लीजिए वो है टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू अ वाइब्रेंट नॉलेज सोसाइटी। ठीक है, इसीलिए इस बार की आप एजुकेशन पॉलिसी में देखेंगे बहुत सारे चेंजेस भी किए गए, नई नई चीजें करिकुलम में ऐड की गई हैं, बल्कि हमारे जो जैसे कि पैटर्न चला आ रहा था उस पैटर्न को भी चेंज करने की कोशिश की गई है। आंगनवाड़ी को इंक्लूड किया है मेन स्ट्रीमिंग में। ठीक है, और साथ ही साथ 11th-12th में जो आप सब्जेक्ट सेलेक्ट किया करते थे, अब आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए भी छूट दी गई है। आप आर्ट से भी ले सकते हो, आप साइंस और आर्ट्स को एक साथ भी एक एक सब्जेक्ट उठा सकते हो। तो यहाँ पर बहुत ओवरऑल चेंजेस हमें देखने को मिले, वो इसीलिए क्योंकि हम अपनी इंडिया की जो एजुकेशन है, आज हम देख रहे हैं कि अभी तक हम पुरानी एजुकेशन पॉलिसी को अपना रहे थे, वो कहीं ना कहीं हमें दूसरे जो अभी देश हैं जिनमें बहुत एजुकेशन क्षेत्र में आगे बढ़ चुके हैं, उनसे हमें पीछे रख रही है। तो हमें अपनी जो नॉलेज है, और नॉलेज को इन्होंने बहुत वो लिया है कि हमारी इंडियन नॉलेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमें नए साइंटिफिक चीजें तो रखनी है, जैसे कोडिंग वगैरह डाल दिया, लेकिन अपनी जो भारतीय संस्कृति है उसको भी आपको आगे रखना है। इसीलिए आप देखेंगे आजकल जो हिंदी भाषा है, या जैसे उत्तराखंड में ही आप देख रहे होंगे, यहाँ की जो क्षेत्रीय भाषा है उनको भी बहुत ज्यादा क्या दिया जा रहा है, यहाँ पे वेटेज दिया जा रहा है। स्कूलों में आजकल प्रोग्राम्स हो रहे हैं कि आप इन भाषा को आगे बढ़ाइए। तो ये सारी हमें इंडियन नॉलेज सोसाइटी को भी क्या करना है, आगे बढ़ाना है। तो टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू अ वाइब्रेंट नॉलेज सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, according to NEP 2020, the medium of instruction up to class 5 in schools should be any foreign language, mother tongue and regional language, English या national language। मदर टंग एंड रीजनल लैंग्वेज, बिल्कुल सही, क्योंकि हम कह रहे हैं यहाँ पर जो लैंग्वेजेस है, हमारी इंडियन लैंग्वेजेस हैं, जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं, उनको आगे बढ़ाने की बात की जा रही है। और वैसे भी इसकी बहुत जितनी भी आपकी पुरानी पॉलिसीज है ना, उनमें भी यही बात हुई है कि कम से कम मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है उसको आपको क्या कर देना चाहिए, मदर टंग रख देना चाहिए, रीजनल लैंग्वेज रख देनी चाहिए, ताकि बच्चा बहुत कंफर्टेबल फील करे स्कूल में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ये क्वेश्चन। अच्छा, थोड़ा मुझे छोटा करना पड़ेगा यहाँ पर। ओके, ऑप्शंस आप यहाँ भी देख सकते हैं। ठीक है, ऑप्शंस तो यहाँ पे समझ में आ ही जाएंगे हिंदी वालों को भी। यहाँ देखिए, एनईपी 2020 एम्स टू अटेनिंग फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी फॉर ऑल चिल्ड्रन, curtailing dropout rates at all levels of education, restructuring only school education but not आंगनवाड़ीज। A and B both are right, बिल्कुल सही। तीसरा वाला सही नहीं है कि restructuring only school education but not आंगनवाड़ीज, तो बिल्कुल भी नहीं है। आंगनवाड़ी को तो पहली बार इंक्लूड किया गया। अच्छा, क्या नाम दिया गया है? एक तो आंगनवाड़ी को फाउंडेशनल स्टेज में रखा गया है। ठीक है, फाउंडेशनल स्टेज में रखा गया है। फाउंडेशनल स्टेज में आपके आंगनवाड़ी के 3 साल हैं, प्लस है क्लास 1 एंड क्लास 2। बाल वाटिका नाम से रखा गया इसे। ठीक है, क्या है ये? बाल वाटिका। क्या है ये? बाल वाटिका। चलिए, ए है, ओनली ए एंड बी आर करेक्ट, 3 वाला रॉन्ग है, क्यों रॉन्ग है वो हमने देख लिया। आंगनवाड़ी को इस बार किया गया है इंक्लूड इसमें। चलिए, परख की फुल फॉर्म। ठीक है, परख की फुल फॉर्म नीचे भी, अच्छा चलिए हिंदी में अलग दी है इसे, इंग्लिश में भी आप याद करिए, ज्यादा बेटर रहेगा। परख, क्योंकि यहाँ पे इसी की एब्रीविएशन है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ परख? ठीक है, परख की फुल फॉर्म आपको बतानी है। परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस एनालिसिस रिव्यू एंड असिस्टेंस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। फिर सी और डी ऑप्शंस भी आपको दिए, एक एक 2-2 वर्ड्स का अंतर है। ये है ए,
P से आ जाएगा आपका परफॉर्मेंस, A से है आपका असेसमेंट, R से है आपका रिव्यू, A से फिर आ जाएगा एनालिसिस ऑफ नॉलेज, ठीक है, नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। एक और चीज याद रखेंगे, दो तीन चीजें जो इससे कनेक्टेड हैं वो ये है कि यहाँ पर जब हम असेसमेंट की बात यहाँ पर करते हैं, असेसमेंट, तो दो तीन चीजें यहाँ पर बोली गई है। एक तो होलिस्टिक डेवलपमेंट, होलिस्टिक का मतलब क्या होता है, समग्र, हिंदी में क्या कहते हैं इसे, समग्र विकास की बात करते हैं। समग्र विकास का मतलब क्या है, बच्चे के सारे एस्पेक्ट्स जो हैं उनका असेसमेंट होगा, यानी कि उसका फिजिकल, उसका कॉग्निटिव, उसका सोशल, उसका मॉरल, सब तरह के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उन सबका असेसमेंट होना चाहिए। सीसीई कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं इसको काफी हद तक जो है आपका केटर करता है। दूसरा एक टर्म जो यहाँ पर आया है 360 डिग्री, ठीक है, 360 डिग्री यहाँ पर एनालिसिस करना है, डेवलपमेंट करना है बच्चे का। जो असेसमेंट होना चाहिए या डेवलपमेंट होना चाहिए इसकी आपके पढ़ाई से बच्चे का, वो कैसा होना चाहिए, 360 डिग्री। 360 डिग्री का मतलब यही है होलिस्टिक, पूरा, संपूर्ण, ठीक है, संपूर्ण विकास हम बच्चे का करेंगे। ये स्पेसिफिकली दिया हुआ है ना, और कई बार ऑप्शंस में ऐसे ही पूछा गया है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए किस किस चीज की बात की गई है, ठीक है। ऐसे ही एक लैंग्वेज वाला भी आया था, मैं लैंग्वेज वाला भी आपको यहीं पे बता देती हूँ। जो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन हमने किया था अभी, कि वहां पर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो कौन सी रखी गई है, मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज, ठीक है। तो यहाँ पर जो तीन अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किया गया आपका एनईपी में लैंग्वेज को, वो है R1, R2 एंड R3। R1 क्या है, हमने थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला पढ़ा है शायद कहीं ना कहीं, तो आपका तो त्रिभाषा सूत्र में आपका R1 हमेशा क्या होता है, वो आपकी रीजनल लैंग्वेज या मदर टंग होती है, मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज, ठीक है। तो R1 आपका यहाँ मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज है। R2 आपका फिर अदर देन मदर टंग, क्षेत्रीय भाषा के अलावा आप कोई दूसरी भाषा लेंगे, इसमें इंग्लिश भी आ सकती है या कोई और भाषा भी आ सकती है। फिर R3 आती है जो आपने R1 और R2 में ना ली हो, इसके अलावा आप कोई ऐसी भाषा यहाँ पर लेंगे, ठीक है। कोई क्लासिकल भाषा हो सकती है, कोई मॉडर्न या आधुनिक भाषा जिसे हम कहते हैं वो भी हो सकती है। अच्छा, अब अगर यही क्वेश्चन ऐसे आ जाता, ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पे लैंग्वेज लिखी हुई नहीं आती और आपसे पूछ लेते कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या बोला गया, और ऑप्शन R1, R2, R3 लिखे हुए आ जाते, तो देखिए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो R1 है, ठीक है। मतलब जो आपको इंटरेक्शन में यूज करनी है वो आपकी भाषा R1 है, उसके अलावा बच्चा जब इंग्लिश लैंग्वेज या कोई और फॉरेन लैंग्वेज पढ़ेगा तो वो R2 और R3 में आएगी। क्लियर है ये, ठीक है। R1, R2, R3 का क्या मतलब है आपको पता होना चाहिए, और ये R1 है आपकी मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज या फिर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। अगर इस तरीके से भी क्वेश्चन घुमा के पूछ देंगे तो आपको आंसर पता होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, what will be the student teacher ratio of socio economically disadvantaged students as per NEP 2020? 45:1, 30:1, 25:1 या 10:1? हमारी RTE में तो अलग है हालांकि, लेकिन हमारे यहाँ पर NEP के अकॉर्डिंग अगर आपसे पूछ लेगा तो 25:1 है, 25:1 से आली, ठीक है। ये है आपका किसके लिए, अभी आपसे एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग पूछ लिया है कि सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज, जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए बच्चे होते हैं उनको इंक्लूड कर दिया जाए यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या कहा गया इन्होंने कि कितना रेशो रहना चाहिए स्टूडेंट और टीचर का, तो 25:1, तो इसको ध्यान में रखिएगा। यही छोटी छोटी चीजें हैं जो ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये देख लो आप यहाँ पर प्यूपिल टीचर रेशो, वैसे तो आपका 30:1 है स्कूल लेवल, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिकली जब उन्होंने किसका पूछा, सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज स्टूडेंट का पूछ लिया है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 25:1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द प्रोग्रेस कार्ड ऑफ स्टूडेंट्स कम्युनिकेटेड टू द पेरेंट्स वुड बी बेस्ड ऑन नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, बेस्ड ऑन क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट, a reflection of the relative performance of students in comparison to classmate, a reflection of progress as well as the uniqueness of the student। थोड़ा सा इन्होंने शब्दों को ज्यादा वो घुमा रखा है। चौथा आंसर बिल्कुल सही है। बाकी हम एक बार बात कर लेते हैं, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट, वैसे मैंने आपको असेसमेंट और टेस्ट वाले में बता रखा है टाइप्स ऑफ टेस्ट ये क्या होते हैं। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में हम क्या करते हैं, हम कंपेयर करते हैं मतलब क्लास के सभी स्टूडेंट को आपने अगर रैंक वाइज लगा दिया कि किसके कितने परसेंटेज आई, तो वो आपका क्या हो गया, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। क्राइटेरिया में आपका एक सेट क्राइटेरिया होता है, बस उसे क्लियर करना होता है, कोई दूसरे बच्चे के साथ आपका कंपेरिजन नहीं होगा। यहाँ पर जैसे सीटेट का एग्जाम ले लो, सीटेट का एग्जाम आपको 90 नंबर लाने हैं, बस तब आपका क्लियर हो जाएगा सीटेट यूटेट में। अब आपको किसी और बच्चे से कंपेयर थोड़ी करना है
कि आपका पोजीशन क्या आएगी, लेकिन आपके नंबर बस 90 आने चाहिए, ये क्राइटेरिया रखा है इसको क्लियर करने के लिए। तो ये हो जाएगा क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट, ठीक है। इसमें हम कंपैरिजन नहीं करते, क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में हम क्या करते हैं, मानदंड में क्या होगा, आपका कंपैरिजन होगा बच्चों के साथ। चलिए नेक्स्ट आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 7 पर। Which is the full form of FLN under NEP 2020? Functional literacy and numeracy, foundational literacy and numeracy, foundational language and numeracy या functional language and numeracy? 2 सही है आंसर आपका, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, ठीक है। FLN यहाँ पर फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी को आपका बताता है। नेक्स्ट, NEP 2020 टारगेट 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो इन प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल कब तक करने की बात की गई है। एनईपी में आपका ये जो टारगेट है 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो, मतलब सारे बच्चे जो है वो स्कूल में होंगे, ठीक है। ये कब तक अचीव करने की बात की है, 2030 इसका आंसर है। 2030 तक इन्होंने ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो प्री स्कूल से लेकर सेकेंडरी लेवल तक की बात कर रहे हैं ना हम यहाँ पर, तो सेकेंडरी लेवल तक की अगर हम बात करें तो इन्होंने GR जो है आपका वो 100% रखने की बात की है 2020 तक, 30 तक सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन, ये तो आपका ऐसा क्वेश्चन है जो पूछा ही जाता है, अगर एनईपी से सबसे बेसिक क्वेश्चन बनेगा तो यही बनेगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी प्रपोज न्यू स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल एजुकेशन विच इज, जैसे कि इसमें मैंने बताया भी था आपको, 5 में क्या आ जाएंगे, 3 साल आपके बाल वाटिका के आ जाएंगे, जो आंगनवाड़ी में बच्चा 3 साल पढ़ा करता था, बाल वाटिका, ठीक है, बाल वाटिका के आएंगे, प्लस क्लास 1 एंड 2 मैंने आपको बताया था, क्लास 1 एंड 2 ये मिला के 5 साल हो गए, ठीक है। फिर अगले 3 साल कौन से हैं, 3, 4, 5, ये आपकी क्लास 3, 4, 5 आपके अगले 3 साल में आ गई। फिर 6, 7, 8 ये अगले 3 साल में आ गई, और 4 बचे हुए लास्ट के साल कौन से हो गए आपके, 9, 10, 11, 12, ठीक है। इस तरीके से आपका डिवीजन है, क्लास वाइज भी याद रखेंगे। चलो अब उसके नाम पूछ लिए आपसे, इनको क्या क्या कहते हैं। करिकुलम वुड बी डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस एज पर कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। व्हाट वुड बी द करेक्ट सीक्वेंस, करेक्ट सीक्वेंस क्या है, फाउंडेशनल स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज, सेकेंडरी स्टेज। फिर यहाँ पर प्रिपरेटरी स्टेज, फाउंडेशनल स्टेज, मिडिल स्टेज, सेकेंडरी स्टेज, फाउंडेशनल, मिडिल, प्रिपरेटरी, सेकेंडरी, या फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल, हायर। ये वाली चीजें ना, कुछ कुछ चीजें तो आप एनईपी की जो है ना हिंदी वाले भी इंग्लिश में याद रखने की कोशिश करना, ठीक है। क्योंकि यहाँ हमने भी जब ट्रांसलेट किया, आपको पेपर में भी ना ट्रांसलेशन में हो सकता है कुछ और ही देखने को मिले। इंग्लिश इसका हमेशा सही रहेगा, सेम रहेगा, हिंदी के ट्रांसलेशन में दिक्कत आ जाएगी, तो इंग्लिश में ही याद रखना इसे। 1 आंसर है फाउंडेशनल स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज और सेकेंडरी स्टेज। नेक्स्ट है आपका, अकॉर्डिंग टू एनईपी अटेनमेंट ऑफ FLN यानी फाउंडेशनल लर्निंग एंड न्यूमरेसी स्किल्स थ्रू नेशनल मिशन बाय, कब तक इन्हें प्राप्त कर लेना है, ठीक है। ये जो FLN है वो कब तक अचीव कर लेना है, ये 2025 है, 2025 तक इन्होंने FLN को अचीव करने की बात की थी। और FLN के लिए इन्होंने क्या चलाने की बात की थी, इन्होंने एक निपुण भारत प्रोग्राम चलाया था, निपुण भारत, ठीक है, निपुण भारत प्रोग्राम चलाया था FLN को अचीव करने के लिए, ये भी याद रखना। चलो क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द एज ग्रुप कवर्ड इन स्कूल एजुकेशन अकॉर्डिंग टू NEP 2020 न्यू करिकुलर स्ट्रक्चर। अब एज ग्रुप बोल दिया इन्होंने, ठीक है, कौन कौन सा, कहां से लेकर कितने वर्ष से लेकर कितने वर्ष तक को इन्होंने इंक्लूड किया है। 2 से 14, 3 से 18, 6 से 18 या 6 से 14। देखो अभी अभी मैं इस पीपीटी में जब कर रहे हैं हम क्लास, तब भी मैं आपको बता रही हूं कि यहाँ पर अब आंगनवाड़ी को इंक्लूड कर लिया गया है, तो इस केस में आपका ये 3 से 18 हो जाता है। पहले जो 6 से 18 स्कूल एजुकेशन में पहले था, क्योंकि जब बच्चा क्लास 1 में एडमिशन लेता था तब उसे मेन स्कूल में मानते थे कि मेन स्कूल में वो कब आया, जब क्लास 1 में, प्राइमरी क्लासेस आपकी क्लास 1 से शुरू होती थी, और तब बच्चे की उम्र 6 साल हुआ करती थी। इसके बाद जब 12th में पहुंचेगा तो बच्चा उसकी 18 साल होगी, ठीक है। तो 6 से 18 तो ये तब मानी जाती थी, लेकिन अब मैंने कहा कि हाँ आंगनवाड़ी, जिसमें आप कब कर देते हो एडमिशन बच्चे का, जब बच्चा 3 साल का होता है तो उसे आंगनवाड़ी वगैरह में आप भेजते हो ना, कुछ 3 साल तो वहीं पे पढ़ता है, उसके बाद क्लास 1 में एडमिशन होता है, तो वो 3 सालों को भी तो अब इंक्लूड कर दिया है, तभी तो वो 5+3+3 बन रहा है, 3+3 4। तो इसमें ये जो 5 साल में जो 3 साल जुड़े हैं ये इसी के हैं। तो यहाँ पर एज ग्रुप अब क्या हो जा रहा है, 3 वर्ष से लेकर 18 वर्ष, यानी स्कूल एजुकेशन अब मानी जाएगी कितने से कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए है, 3 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए। परख डील्स विद, परख किससे संबंधित है, नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट, नेशनल असेसमेंट इन एजुकेशन, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क या नेशनल सर्वे ऑन एजुकेशन। परख जिसकी फुल फॉर्म अभी कुछ देर पहले हमने देखी थी, ये सेकंड है इसका आंसर, असेसमेंट से जुड़ा हुआ है।
ठीक है, हमने कहा था ना एक नेशनल असेसमेंट सेंटर जो है वो डेवलप किया गया है, जहां से पूरा जो आकलन और मूल्यांकन वगैरह होना है वो एनईपी के तहत जो होना है वो आपका उसका नाम रखा गया, इस असेसमेंट सेंटर का नाम परख है। ठीक है, परख इससे डील करता है। नेक्स्ट है NEP 2020 focused on following main issue with reference to primary education. पहला है to establish primary schools in rural areas, to achieve free elementary education by 2025, to achieve foundational literacy and numeracy by 2030 या टू अचीव फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी बाय 2025। FLN कब तक अचीव करने की बात की है? 2025 तक। 2030 तक हमने GER की बात की थी, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो 100% कर लेंगे ये लोग, ये बात हुई है 2030 तक। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की बात नहीं हुई है वहां पर, वहां ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो ओवरऑल स्कूल एजुकेशन की बात हुई है। फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन तो हमारी पहले से ही है, RTE के तहत जो है आपकी एजुकेशन जो है वो अधिकार है एक तो स्टूडेंट्स का, और फ्री और कंपलसरी एजुकेशन हम RTE के तहत पहले ही सुनिश्चित कर चुके हैं। ठीक है, तो ये नहीं आएगा, ये तो हम पहले ही अचीव कर चुके हैं। फिर देखेंगे फ्रॉम विच स्टैंडर्ड वोकेशनल एजुकेशन would be introduced according to NEP 2020। तो NEP 2020 के अनुसार किस मानक से, मानक नहीं होगा, किस कक्षा से होगा या किस ग्रेड से होगा, व्यावसायिक शिक्षा शुरू की जाएगी? कक्षा 5, 6, 7 या 8। अगर कोडिंग पूछ ले, कोडिंग कब से सिखानी है, तो कोडिंग भी कक्षा 6 से सिखानी है। अगर ये पूछ ले कि वोकेशनल एजुकेशन कब से शुरू करनी है, वो भी कक्षा 6 से शुरू करनी है। ठीक है, नेक्स्ट, as per NEP 2020 what is the age of the preparatory stage in the ladder of education? ठीक है, अब एक जो आपका ना NEP मैंने अभी यहाँ पे ओपन नहीं किया है, NEP की आप फाइल चेक करना, उसमें आपका एक पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे ब्लॉक्स के फॉर्म में ऐसे बना हुआ है, वो तो याद कर लेना पूरा, क्योंकि उसमें सब ये बताया गया है फाउंडेशनल स्टेज में कौन सी क्लासेस आएंगी और कौन से एज ग्रुप की आएंगी, वो भी बताया गया। तो एज ग्रुप आपको पता होना चाहिए, क्लासेस आपको पता होनी चाहिए। क्लासेस अभी मैंने आपको ऊपर बताई, एज ग्रुप पे भी अब आप देख लीजिए प्रिपरेटरी स्टेज में कौन सी एज से आएगा बच्चा। 8 से 11 सही है, ऐसे भी लगा सकते हो। 5 साल में हमने क्या बताया, 5 साल में क्या इंक्लूड हो रहे हैं, 3 साल बाल वाटिका के इंक्लूड हो रहे हैं, प्लस क्लास 1 क्लास 2 बताया था मैंने आपको। 3 साल बाल वाटिका में कब एंटर करता है बच्चा? 3 साल की उम्र में। ठीक है, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, ये 3 साल पूरे हुए। फिर कक्षा 1 और कक्षा 2 में 6 और 7 साल का हो जाएगा, यानी कि अब फाउंडेशन के बाद प्रिपरेटरी स्टेज में जब बच्चा जाएगा तो उसकी उम्र 8 वर्ष होगी। ठीक है, 8 वर्ष, ऐसे भी लगा सकते हो। बाकी अगर 1-2 बार आप उस डायग्राम को याद करोगे तो आपको और अच्छे से याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रपोज्ड इन NEP 2020? रिसीविंग एजुकेशन इन वंस नेटिव लैंग्वेज कैन पोज चैलेंजेस टू एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस। ठीक है, हिंदी वाले भी देख लो क्योंकि स्टेटमेंट है तो हिंदी में भी समझ में आना चाहिए। अपनी मूल भाषा में शिक्षा प्राप्त करना शैक्षिक और तकनीकी प्रगति के लिए चुनौतियां खड़ी कर सकता है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ought to promote English as the primary language for children to learn, communicate in. The ability to speak multiple languages offers significant cognitive advantages for young learners. The dual language method can lead to confusion among students and impede their learning process. चलो एक एक करके देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि अगर आप अपनी मूल भाषा में शिक्षा प्राप्त करेंगे तो आप कहीं ना कहीं एजुकेशन में और तकनीक में जो है आपके सामने चुनौती खड़ी हो जाएगी, आप पिछड़ जाएंगे। बिल्कुल गलत है, मूल भाषा में बच्चा ज्यादा अच्छे से समझ सकता है, इसीलिए इसको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रखने की बात की गई है। सेकेंड ऑप्शन है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को इंग्लिश को ही प्रमोट करना चाहिए प्राथमिक भाषा के रूप में, ताकि बच्चा अभी से लर्न और कम्युनिकेट करना सीख ले। लेकिन अगर प्राइमरी कक्षा से ही पहले से एक ऐसी भाषा उसे सिखाने की कोशिश करोगे जिसमें वो ऑलरेडी कंफर्टेबल नहीं है, तो नॉलेज तो आधी वहीं रुक जाएगी। हम मीडियम जो ऑफ इंस्ट्रक्शन, हम जो आपकी रीजनल लैंग्वेज या मातृभाषा इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि बच्चा जो है पहले एक बेसिक ज्ञान जो नॉलेज है उसमें कंफर्टेबल होना शुरू करे। एक बार वो सीखना शुरू कर देगा तो उसके अलावा तो वो कितनी ही चीजें आगे सीख सकता है। फिर थर्ड ऑप्शन जो है वो तो करेक्ट है, एक बार फोर्थ देख लो। द डुअल लैंग्वेज मेथड कैन लीड टू कंफ्यूजन अमंग स्टूडेंट्स एंड इंपीड देयर लर्निंग प्रोसेस। अगर दोहरी भाषा हम अगर अपनाएंगे तो बच्चों में भ्रम होगा, बिल्कुल नहीं, ऐसी बात नहीं है, कितनी भी भाषाएं सीखी जा सकती हैं। और फिर यहाँ पर है एबिलिटी टू स्पीक मल्टीपल लैंग्वेजेस ऑफर सिग्निफिकेंट कॉग्निटिव एडवांटेजेस फॉर यंग लर्नर्स। अगर बच्चों को एक से अधिक भाषा सिखाई जाए तो अच्छा, मतलब उनका देखा जाता है कि दिमाग अच्छा हो जाता है, उनका कॉग्निटिव जो लेवल है वो अच्छा हो जाता है। और ये बात सत्य भी है,
साइकोलॉजिकली भी प्रूवन है ये कि जो बहुत सारी भाषाएं जानते हैं ना, इसका मतलब उन्हें उनका कॉग्निटिव लेवल काफी अच्छा होता है, संज्ञानात्मक रूप से वो काफी अच्छे होते हैं। ठीक है, जितने भी इंटेलिजेंट लोगों को देखोगे उन्हें एक से ज्यादा ही भाषाएं आती हैं। चलिए, नेशनल असेसमेंट सेंटर हैज बीन क्रिएटेड टू असेस स्टूडेंट, व्हाट इज इट्स नेम? ये तो बहुत इजी है, अब भी कर लिया हमने। ठीक है, परख। न्यूली प्रपोज, ये भी क्वेश्चन रिपीट है, बस खाली क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछा है। वही है, आपसे नया स्कूल करिकुलम का डिजाइन पूछा है, क्या है? बिल्कुल सही, 5+3+3+4। What are the classes that cover at secondary stage according to NEP 2020 न्यू करिकुलर स्ट्रक्चर? तो सेकेंडरी स्टेज में आपकी कौन सी कक्षाएं, अभी मैंने कक्षाएं बताई थी आपको, कौन कौन सी क्लासेस इंक्लूड होती हैं। प्राइमरी वो आपकी फाउंडेशनल में कौन सी हैं, प्रिपरेटरी में कौन सी हैं। 9 to 12 क्लासेस जो है आपकी वो सेकेंडरी में आ जाएंगी। नेक्स्ट पे चलेंगे क्वेश्चन। ओके, अगेन स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। Which of the following statement regarding proposals made by National Education Policy is not correct? आपसे पूछा गया है कि इनमें से क्या चीज जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने प्रपोज नहीं करी है। ठीक है, तो पहला है ऑप्शन आपके सामने, NEP 2020 proposes that a variety of methods and strategies such as group work and role plays be used for assessment. Second है, NEP 2020 proposes a shift from formative to summative. Third है, NEP 2020 proposes that apart from assessment by the teacher, other ways such as self-assessment, peer assessment should be encouraged. या NEP 2020 proposes that the report card of the student should include progress in cognitive, affective and psychomotor domains. कौन सी चीज नहीं कही है आपकी NEP में? ये तो अगर आप, कोई फैक्चुअल क्वेश्चन तो है नहीं, अगर वैसे भी आप इसे समझने की कोशिश करोगे तो टीचिंग एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग भी आंसर 2 सही है। कभी भी NEP में फॉर्मेटिव से समेटिव में जाने की बात नहीं की गई है, बल्कि ज्यादातर यहाँ पर कैसे असेसमेंट को, कंटिन्यूअस असेसमेंट को सही माना गया है कि आप छोटी छोटी एक्टिविटीज के थ्रू ही थ्रू आउट द ईयर बच्चे को असेस करते रहिए, वो ज्यादा यहाँ पर इम्पैक्टफुल रहता है। ठीक है, पहला नहीं हो सकता। पहली का बात तो की गई है कि भाई मेथड और स्ट्रेटेजीज अलग अलग यूज करनी चाहिए, असेसमेंट के भी अलग अलग तरीके अपनाने चाहिए, और आपको रिपोर्ट कार्ड जो बनाना है उसमें सारे ही एस्पेक्ट्स इंक्लूड करने हैं। ठीक है, तो सेकंड वाला ऑप्शन है बस खाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NEP 2020 suggests that assessment must be undertaken through formal exams, taken once in an academic year, must find out a child's progress over a certain time, must be at center of all educational activities, must be important to assign ranks to children to merit. सही कह रहे हैं। पहला तो हो ही नहीं सकता कि सिर्फ एक ही बार एग्जाम लेने को तो सही बताया नहीं है, कंटिन्यूअस असेसमेंट की बात की गई है। ये ठीक है कि एजुकेशनल एक्टिविटीज नहीं, असेसमेंट हमेशा एजुकेशनल एक्टिविटीज के सेंटर में नहीं होता, किसी भी तरह की एजुकेशनल एक्टिविटीज के सेंटर में हमेशा चाइल्ड होता है, चाइल्ड सेंटर्ड होता है। मस्ट बी इंपॉर्टेंट टू असाइन रैंक, रैंक्स वगैरह या मेरिट की हम बात यहाँ पर बहुत कम करते हैं। ठीक है, 2 मतलब जहां पर कंपैरिजन वाली बात आ जाती है ना, वो ऑप्शन गलत ही मानिएगा। ठीक है, हम कंपैरिजन करना अच्छा नहीं मानते। नेक्स्ट है आपका, द पर्पज ऑफ असेसमेंट अकॉर्डिंग टू NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 क्या क्या है? अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाया हुआ है, तो एजुकेशन का पर्पज पूछा है। पहला ऑप्शन इन्होंने दे रखा है, जनरेट स्ट्रेस एंड इंड्यूस फियर अमंग स्टूडेंट्स टू एंश्योर लर्निंग लेवल्स। सेकंड है, टू रिवाइज टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। थर्ड है, टू ऑप्टिमाइज लर्निंग डेवलपमेंट। और फोर्थ है, टू सपोर्ट स्टूडेंट इनसाइड एंड आउटसाइड द क्लासरूम। तो यहाँ ऑप्शंस ये दिए हैं। फोर्थ बिल्कुल सही, क्योंकि फर्स्ट वाला तो बिल्कुल ही गलत है कि आप बच्चों के अंदर स्ट्रेस भरे, डर भरे, ये इसके लिए असेसमेंट बिल्कुल भी नहीं होता। बाकी 3 बिल्कुल सही हैं, तो आपका सही ऑप्शन फोर्थ वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी रेकमेंड्स द स्टडी ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज एज। ठीक है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन की अनुशंसा करती है। कैसे करना है उसे, कैसे पढ़ना है शास्त्रीय भाषाओं को? एडिशनल ऑप्शंस ड्यूरिंग द मिडिल एंड सेकेंडरी स्टेजेस ऑफ स्कूलिंग, वन ऑफ द ऑप्शंस अंडर द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, as an additional option during the foundational stages of schooling, as an additional option as an elective language during the secondary stages of schooling. अच्छा, 1 और 4 में ज्यादा अंतर नहीं है, बस ये है कि 1 में आपको क्या बोला गया है, 1 में आपका एडिशनल ऑप्शन मिडिल और सेकेंडरी दोनों के लिए बोला गया है, यहाँ पर इलेक्टिव ऑप्शन बोला गया है सेकेंडरी स्टेज में। तो देखो ये 1 आएगा, क्योंकि देखो मिडिल स्कूलिंग में ना आपका आ जाता है वहां 8, 9, 10 वगैरह भी आपके, अगर मिडिल स्कूल में ऐसे करके डिवाइड करोगे तो आ जाता है आपका वो चीज, तो वहां पे भी कई बार उनको एडिशनल ऑप्शन के रूप में ये दी जाती है। ठीक है, वहां पे आपको दी जा सकती है कि आप एडिशनल लैंग्वेज के रूप में पढ़ेंगे। अभी तक ऐसा होता था कि हायर जो आपका सेकेंडरी वाला स्टेज था, वहीं पर आपसे ऑप्शन के रूप में उसे
दिया जाता था कि आप चाहें तो ये वाली लैंग्वेज भी चूज कर सकते हैं। लेकिन अब आप देखोगे संस्कृत, फ्रेंच वगैरह आपने कई स्कूलों में देखा होगा, यहाँ पर छोटी क्लासेस में भी उसको क्या दे रहे हैं, और इज एन ऑप्शन दे रहे हैं। तो 1 है आपका, 1। ठीक है, जब से ये इंप्लीमेंट हुई है तब से आपका थोड़ा अलग से भी आने लग गया ये। नेक्स्ट है आपका, ये आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है, सार्थक। ठीक है, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन, ये फुल फॉर्म है सार्थक की। सार्थक की फुल फॉर्म ये है। ठीक है, is an indicative and suggestive NEP implementation plan for school education, indicative and suggestive NEP implementation plan for technical education, सभी में अलग अलग यही दिया है, लीगल एजुकेशन, हायर एजुकेशन। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, टेक्निकल लीगल हायर से मतलब नहीं है, सीधे सीधे कैसे आप एनईपी को किस तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे स्कूलों में, उसके लिए एक पूरा प्लान है। ठीक है, सार्थक क्या है, एक प्लान है, योजना है कि आप कैसे जो आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई है ये स्कूलों में कैसे जो है लागू की जाएगी, उसके लिए एक प्लान है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। हमने सार्थक की बात की, परख की बात की, एफएलएन की बात की, स्टेजेस अलग अलग उनकी बात की, और बाल वाटिका की बात की। ये सारी चीजें आपको ना ध्यान में रखनी है, R1 R2 R3 वगैरह ये सब भी ध्यान में रखना।